बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे थे स्टील की, और हमने पढ़ा था ओपन हर्थ प्रोसेस के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसनर्स प्रोसेस। बेसनर्स प्रोसेस में जो फर्नेस यूज़ होती है उसे हम कहते हैं बेसनर्स फर्नेस, और ये पियर शेप्ड यानी कि नाशपति की शक्ल की वेसल होती है। इस कन्वर्टर के बॉटम पे जो हमारे पास इस वेसल का पैंदा होगा वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ होल्स होते हैं जहाँ से हम हॉट एयर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इस कन्वर्टर को हम इसके सेंट्रल एक्सिस पे जो है वो रखते हैं ताकि इसको हम टिल्ट कर सकें किसी भी डिज़ायर्ड पोजीशन में। इसका मतलब क्या है, आप इस तरह समझ लें कि हम इसको इसके सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है, दरमियाने एक्सिस पे जो इसका सेंटर वाला होता है, बीच वाला एक्सिस होता है, उस पर इसको इस तरह से रखते हैं कि अगर इसको हम लेफ़्ट या राइट, टिल्ट करने का मतलब होता है मोड़ना, बिल्कुल इस तरह समझ लें कि हम इसको उंडेल के इसमें से कुछ निकालना चाहते हैं या इसमें हम कुछ डालना चाहते हैं, तो इसको हम इजीली लेफ़्ट या राइट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके मोड़ सकें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि सेंट्रल एक्सिस पे उसको टिल्ट करना डिज़ायर्ड पोजीशन में। किस पर्पज़ के लिए? फीडिंग के लिए कि उसमें हम कोई चीज़ ऐड कर सकें, या फॉलिंग आउट दी फिनिश्ड मटेरियल, या जो हमारे पास हमारा फिनिश्ड मटेरियल स्टील बन गया है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है कि इसको हमने ऐसे सीधा सेंट्रल एक्सिस पर रखा हुआ है कि उसको हम लेफ़्ट या राइट जो है वो मोड़ सकते हैं ताकि उसमें हम मटेरियल डाल भी सकें और मटेरियल को ईजिली निकाल भी सकें। इसे कहते हैं सेंट्रल एक्सिस पे टिल्ट करना। मोल्टन पिग और कास्ट आयरन का हम 25 से 30 टन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस से लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है? हॉट फर्नेस होती है। इसको हम कन्वर्टर के अंदर डाल देते हैं और जो हमारे पास बॉटम पे होल्स थे वहाँ से हम हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चूँकि हमारे पास जो बॉटम है वहाँ पे होल बने हुए हैं तो उसे हम कहते हैं परफोरेटेड बेस, यानी कि पोर्स वाली बेस। ये डायग्राम है इसकी, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। पियर शेप्ड वेसल बनी हुई है, ठीक है। और आप देखें कि ये इसका सेंट्रल एक्सिस बिल्कुल नीचे देखें, इसको हमने एक चीज़ के ऊपर फिक्स किया हुआ है। फिक्स नहीं किया हुआ मतलब उसको सेंट्रल एक्सिस पर रखा हुआ है। किस तरह से रखा हुआ है? अगर इसको हम लेफ़्ट मोड़ना चाहेंगे तो ये लेफ़्ट मोड़ सकती है, राइट करना चाहेंगे तो ये राइट हो सकती है। और ऊपर से गैसेस निकल रही हैं, अंदर हमारा मटीरियल मौजूद है, एयर भी निकल रही है। ये इसके ऊपर देखें, यहाँ पर एक लिखा हुआ है टर्निंग पॉइंट का, ये लिखा हुआ है कि यहाँ से इसको हम टिल्ट कर सकते हैं। और बाकी जो इसकी लाइनिंग बनी होती है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक लाइनिंग होती है। नीचे से ये देखें जहाँ से एरोज अंदर एंटर हो रहे हैं वो किस चीज़ के एरोज हैं? वो हॉट एयर की एंट्रेंस के एरोज हैं। हमने जब अंदर पिग आयरन या कास्ट आयरन को रखा और हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाया तो उससे क्या हुआ? कार्बन, सिलिकॉन और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, इन्होंने उस हॉट एयर ने ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन, सिलिकॉन और मैंगनीज को और इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना दिए। ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं? ये स्लैग बना देते हैं। ठीक है, आपके पास MnSiO3 मैंगनीज सिलिकेट की जो है वो स्लैग बन जाती है। और ये जो स्लैग बनती है इस प्रोसेस में जो हीट बनती है वो काफ़ी होती है कि वो हमारे पास जो हमारा पिग आयरन या कास्ट आयरन है उसको मोल्टन स्टेट में रखे। ठीक है, मोल्टन स्टेट में रहेगा तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो स्लैग बनती है उसकी हीट भी आयरन को मोल्टन स्टेट में रखने के लिए हेल्प करती है। कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। बनने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टर के माउथ, यानी कि उसके जो उसका मुंह होता है, कन्वर्टर का ऊपर वाला फेस है, उस पर बर्न होती है। किस फ्लेम के साथ होती है? ब्लू कलर के फ्लेम के साथ जो है वो बर्न हो रही होती है। जो आयरन था हमारे पास ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर? फेरिक ऑक्साइड के अंदर, Fe2O3 के अंदर। ये Fe2O3 भी क्या करता है? कास्ट आयरन से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। एक हमारे पास पहले कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही थी और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, फिर आयरन की ऑक्सीडेशन हुई और बनने वाले फेरिक ऑक्साइड ने भी कास्ट आयरन से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ये देखें, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ने कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आयरन बनाया। 10 से 15 मिनट के दरमियान कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बर्निंग ब्लू फ्लेम था वो जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये हमें इस चीज़ की इंडिकेशन देता है कि कार्बन जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुकी है। इस स्टेज पे हम क्या करते हैं? हम फेरोमैंगनीज की लिटिल अमाउंट को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? ताकि बनने वाले स्टील में कार्बन की जो डिज़ायर्ड प्रोपोर्शन है वो हमें ऑब्टेन्ड हो जाए। और साथ ही साथ हम हॉट एयर के ब्लास्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं ताकि जो हमारा मिक्सचर है उसकी थोड़ा मिक्सिंग होती रहे। ये जो फेरोमैंगनीज की एडिशन करवाई है हमने, ये हम क्यों करवाते हैं? ये हम इसलिए करवाते हैं कि ये हमें बनने वाले स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ करती है। अब चूँकि एक प्रोसेस चल रहा है, स्टील बन रहा है,
उसमें जो अदर गैसेस के बबल्स बनते हैं जिनको हम होल गैसेस भी कहते हैं, कौन कौन सी गैसेज होंगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको रिमूव करने के लिए हम लिटिल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ऐड करते हैं या फेरोसिलिकॉन ऐड करते हैं। एल्यूमिनियम ऐड की तो उसने क्या किया, नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइड जो है वो रिमूव कर दिया। ऑपरेशन के एंड पे मोल्टन स्टील हमारे पास बन जाता है। इसको हम पोर्ड आउट कर लेते हैं, उंडेल लेते हैं बाहर, किसके अंदर, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, डिफरेंट शेप्स के अंदर। कास्टिंग्स में मैंने आपको बताया था कि सांचों को कहते हैं, ठीक है। उसको डिफरेंट शेप्स देने के लिए हम सांचों में डाल देते हैं। और ये जो हमारे पास कास्टिंग्स वगैरह होती हैं ये हर किस्म के डिफेक्ट से जो है वो फ्री होती हैं और फिर इसको हम कूल करके अपनी डिज़ायर्ड जो है वो शेप और प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। इस तरह से हम वेस्टर्नर्स प्रोसेस से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोयन का प्रोसेस। क्रोयन होता है जंग लगने के अमल को हम कहते हैं क्रोयन। आपने ऑब्जर्व किया होगा हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में चीज़ों को बहुत जल्दी जो है वो जंग लग जाता है। डेफिनेशन क्या है इसकी, एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल्स, मेटल्स के केमिकल डिके का कोई भी प्रोसेस, और वो क्यों हो रहा हो, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड क्रोयन। आपके सामने है कि चीज़ों को जंग तभी लगता है जब हमारी एयर मॉइस्ट होती है। अब उसको हम ज़रा डिटेल में और केमिस्ट्री के टर्म्स में समझेंगे। होता क्या है कि जब मेटल गैसेस के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो जो मेटल की सरफेस होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बनती है, कंपाउंड्स की। वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्साइड्स के भी हो सकते हैं, सल्फाइड्स के भी हो सकते हैं और कार्बोनेट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। मेटल की सरफेस जो है वो कोटेड हो जाती है इन कंपाउंड्स की लेयर के साथ। और ये जो कंपाउंड्स हैं, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स वगैरह, बात बात ये इतनी कम्पैक्ट लेयर बना देते हैं कि फिर क्या होता है कि सिर्फ सरफेस जो है वो डैमेज हुई होती है, लेकिन जो इनर मेटल होती है वो फर्दर अटैक से जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है और नीचे वाली मेटल को जंग नहीं लगता, सिर्फ जो है वो सरफेस जो है वो डैमेज हुई होती है। अच्छा, ये तो था कि जब गैसेस के साथ कांटेक्ट में आई तो क्रोयन हुई है। अब अगर हम देखें हमारी मेटल वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो केस होता है वो डिफरेंट होता है। क्रोयन यानी कि दो तरह की है, एक है जब गैसेस के साथ कांटेक्ट में आएगी और एक है जब वाटर के साथ आएगी। जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो जो कंपाउंड्स की लेयर बनी होती है वो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये फर्दर जो है वो क्रोयन को इन्हांस करता है। क्रोयन जो है वो जंग लगने का अमल मेटल के अंदर तक जो है वो चला जाता है। कंपाउंड्स ना सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होते हैं बल्कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को भी जो है वो प्रोमोट करते हैं, जो कि रैपिड क्रोयन की एक मेन रीज़न है। जल्दी से जो है वो जंग लगने का अमल जो है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, सेल स्टैब्लिश हो जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की मदद से हम क्रोयन को प्रिवेंट भी करते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही था। इंशाल्लाह जो है वो 6 चैप्टर में आपका 1-2 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगी और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कल हम क्रोयन की प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन क्रोमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।